नाज़रीन मुंसिफ टीवी में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। नाज़रीन इकराम, आज हम एक नहायत अहम और हसास मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। गुज़िश्ता कुछ बरसों से ये बहस ज़ोर पकड़ रही है कि मौजूदा सरकार तारीख़ के सफ़ात को अपने नज़रिए के मुताबिक बदलने की कोशिश कर रही है। कई अबवाब को निसाबी किताबों से हटा दिया गया और कुछ नए अबवाब को शामिल करने की कोशिश भी की जा रही है। इसी तनाजुर में नई एजुकेशन पॉलिसी, जिसे हम NEP भी कहते हैं, एक बड़ा मौजू बनी हुई है और मौजू बनकर सामने भी आई है। माहिरीन तालीम और तारीखदान ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि अगर तालीम को एक ख़ास नज़रियाती दायरे में रख कर देखा गया या बच्चों को पढ़ाया गया तो ये तारीख़ की सच्चाई को धुंधलाने के मुतरादिफ होगा, तो जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें या आने वाली जो हमारी नस्ल है उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इन्हीं पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ ख़ास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर कंचन जी। कंचन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, इस्तकबाल है हमारे मुंसिफ टीवी में। कैसी हैं आप? तो नाज़रीन, डॉक्टर कंचन जो कि ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस के एकेडमिया वर्टिकल की नेशनल हेड हैं और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हैदराबाद बड़े मुख्तसर वक्त के लिए आई थी, इन्होंने कीमती वक्त अपना निकाला और हमारे साथ इस वक्त मुंसिफ की स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे कुछ सवालात करने की कोशिश करेंगे। मैम, सबसे पहले शुरुआत मैं यहाँ से करना चाहूँगा कि हमने जो तारीख़ पढ़ी है, हमने जो हिस्ट्री पढ़ी है, क्या आने वाले दिनों में हमारे बच्चे भी वही तारीख़ पढ़ेंगे? जी, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमने जो हिस्ट्री पढ़ी है वो किन्होंने लिखी थी और जो उसका विस्तार क्या था। तो अगर आप मिडिल स्कूल की हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स देखेंगे पुरानी, और ख़ास तौर से 2005 में जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया उसके बाद जो पुस्तकें बनाई गई, उसमें हर कक्षा में, जैसे छठी में एंशियंट, 7वीं में मिडीवल, 8वीं में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री या कंटेम्पररी इंडियन हिस्ट्री पढ़ाई गई। तो उसमें जो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हर उसमें जो पीरियोडिसिटी थी, जिस समय काल को उसमें एड्रेस किया गया उन टेक्स्ट बुक्स में, वो बहुत डिटेल में था और हर क्लास का एक अलग फोकस था। अब जो तारीख जो आप कह रहे हैं, जो हिस्ट्री की जो चर्चा आप कर रहे हैं, जो नई पुस्तकों में NCERT ने जो लिखकर हमें हमारे स्टूडेंट्स को इस साल इंट्रोड्यूस की है, उसमें कुछ खास दिक्कतें हैं और वो दिक्कतें स्पेशली मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, फेक और फॉल्स हिस्ट्री या इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन की एक तो बहुत बड़ी समस्या है उन किताबों के अंदर। और दूसरा जो सबसे बड़ा परेशानी जो आप देखेंगे वो ये है कि धर्म के नज़र से हिस्ट्री को देखा जाना। तो उसमें जो पीरियोडिसिटी की जब हम बात करते हैं तो ख़ास तौर से जो मुग़ल इंडिया का जो इतिहास है वो इस तरह दर्शाया गया है जैसे कि मुग़ल जो रूलर्स थे वो आक्रांता थे और उन्होंने यहाँ पर हिंदुओं के ऊपर या हिंदू धर्म के ऊपर कुछ ज़्यादतियाँ की। तो ये जो इस तरह के जो विचारधारा से प्रभावित होकर जो इतिहास लिखा गया है वो ये मानकर चलिए वो वास्तविकता नहीं है, पहली बात, और वो बैलेंस्ड नहीं है। उसके ऊपर जो सबसे बड़ा जो एलिगेशन जो हिस्टोरियंस ने लगाया है वो ये है कि ये धर्म की नज़र से राजाओं के काल को देखना प्रॉब्लमैटिक है। आपने जैसे जिक्र किया कि इतिहास के लिखा किसने है, जाहिर सी बात है पहले जिसने लिखा हमने पढ़ा, अब जो लिखा जा रहा है क्या इसकी मान्यता आगे मिलेगी? तो देखिए, ये हमें समझना पड़ेगा कि पहले जो लिखने वाले व्यक्ति थे वो खास तौर से यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स और इतिहासकार थे जिन्होंने एक लंबे समय तक इतिहास के विषय पर रिसर्च किया, किताबें पब्लिश की और उनके रिसर्च उनकी फ्रेटर्निटी में, जो एकेडमिक फ्रेटर्निटी हिस्टोरियंस की, वो एक्सेप्टेबल थी, स्क्रूटिनी की गई थी। अभी आप अगर किसी भी पाठ्यपुस्तक को, 8वीं की पाठ्यपुस्तक को खासतौर से आप उठाकर देखिए तो आप देखेंगे कि उसमें इकोनॉमिक एडवाइज़र या आपके नेवल ऑफिसर्स, कॉमर्स के जो एक्सपर्ट्स हैं वो लोग हिस्ट्री और सोशल साइंस और पॉलिटिकल साइंस को लिख रहे हैं। ज्योग्राफी के और हिस्ट्री के तो फिर भी वहाँ पर कुछ नाम के एक्सपर्ट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस के तो 2 ही लोगों का नाम है। तो ये जो और एक और बात हमें ध्यान रखनी है कि इनका कोई उल्लेखनीय कंट्रीब्यूशन नहीं है अभी इतिहास में, ये खासतौर से इतिहासकार नहीं है। और मज़ेदार सबसे बात है कि कोई भी विचारधारा से इनकी एक खास तरह की पहचान उसमें उन लोगों में नज़र आ रही है जो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये पुराने जो हिस्टोरियंस हैं, बिपिन चंद्रा, इरफान हबीब साहब, मृदुला मुखर्जी, नीलाद्री भट्टाचार्य, वो हिस्टोरियंस थे जिनको उनकी फ्रेटर्निटी एक्सेप्ट करती थी एज हिस्टोरियंस, और कंट्रीब्यूशन था, वैलिड और लेजिटिमेसी का सवाल नहीं था उनके कंट्रीब्यूशन पे। लेकिन अभी जिस प्रकार के ऑथर्स हैं, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो ऑथर्स जो उनका क्या इतिहासकारों में नाम है जो इतिहास पे अभी जो नए ऑथर्स की बात आप कर रहे हैं, इनके पास जो कंटेंट आ रहा है, जो लिख रहे हैं, वो कहाँ से आ रहा है, किस किताब से ले रहे हैं वो? हाँ, तो ये अब देखिए, ये बड़ा मजेदार सवाल आपने मेरे से पूछा है। इसमें सबसे पहली बात ये है, जब NCERT टेक्स्ट बुक्स छापती हैं तो वो अपने नाम से छापती
होती है, ना वो चैप्टर किस ऑथर ने लिखा है वो बताती हैं, उनके रेफरेंसेस की कोई लिस्ट नहीं होती, उनके सोर्स क्या है वो नहीं बताए जाते, और वो एक कहानी की तरह प्रस्तुत कर दिया जाता है जिसे आप वैलिडेट नहीं कर सकते, वेरीफाई नहीं कर सकते। तो ये मैं भी आपको नहीं बता सकती कि उनका सोर्स क्या है इन्फॉर्मेशन का, लेकिन जो तथ्य उन्होंने दिए हैं, जो इन्फॉर्मेशन दी है, वो तो जांची जा सकती है, और वो गलत है। उस पर हिस्टोरियंस सीधा सीधा सवाल उठा रहे हैं उनकी इनएडिक्वेसी का, उनके मिसरिप्रेजेंटेशन का। तो मान्यता है, यहीं से सवाल शुरू होता है कि क्या जो नॉलेज, जो इन्फॉर्मेशन वो शेयर करना चाहते हैं विद्यार्थियों के साथ, क्या वो वैलिड है, क्या वो लेजिटिमेट है? और हिस्टोरियंस का उसके ऊपर जवाब है नहीं, उसकी सही से स्क्रूटिनी होने की जरूरत है। और एनसीईआरटी ने एक खास विचारधारा से या प्रभावित होकर एक आइडियोलॉजिकल व्यू पॉइंट से, एक धर्म के चश्मे से इस हिस्ट्री को बताने का प्रयास किया है, जो कि सरासर ज्यादती है, गलत है। स्क्रूटनी का आपने यहाँ पर जिक्र किया, तो स्क्रूटनी के लिए क्या कोई बॉडी बनी है, कोई टीम है, या कोई संस्था है जो स्क्रूटनी करे कि क्या सही जा रहा है, क्या गलत जा रहा है? ये कौन डिसाइड करेगा? देखिए, 2-3 प्रकार की चीजें जो हमें हिस्ट्री में हमें ध्यान रखनी चाहिए। एक तो यह है कि रिसर्च की जो अपनी एक मान्यता है वो रिसर्च से रिलेटेड बॉडीज देती हैं, और उसका सबसे बड़ा, सबसे आसान प्रमाण होता है कि वो किस प्रकार की जर्नल्स में पब्लिश होती है, उसको और हिस्टोरियंस जांचते हैं, आंकते हैं, उनके ऊपर वाद विवाद होता है और वो छपती हैं ऐसी जर्नल्स में जो पीयर रिव्यूड होती हैं या वो नेशनली इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड होती हैं। तो एक तो वो रिसर्च है। दूसरी रिसर्च उन किताबों में है जो कुछ, जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च है, लंबे समय तक उन्होंने इस तरीके के उस बॉडी ने इस तरीके का काम किया जो मान्यता देने का काम भी आप कह सकते हैं करती है। लेकिन साथ में अभी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन हिस्टोरिकल कांग्रेस, जो रोमिला थापर जी द्वारा चलाई जाती है। तो ये ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस है जो उसकी स्क्रूटिनी करते हैं, तो स्क्रूटिनी फ्रेटर्निटी करती है, और यूनिवर्सिटीज में होने वाला शोध भी उसका प्रमाण होता है। अब ये जो रिसर्च आई है, ये सीधे सीधे शोधकर्ताओं ने क्वेश्चन में अपने एक ले लिया कि ये जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है, मान लीजिए जैसे वो कह रहे हैं कि औरंगजेब को एक बहुत ब्रूटल शासक बताया गया है, हिंदू मंदिर तोड़ने वाला बताया गया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे हिंदू थे, आप मंदिर है जिसको दान भी दिया उसने। हाँ, उन्होंने दान दिया, और 50 से अधिक मंदिरों को उन्होंने दान दिया, उसके आपको आलेख मिलते हैं, उनके प्रमाण मिलते हैं। आपका वृंदावन का मंदिर, महाकालेश्वर का मंदिर और कामाख्या देवी का मंदिर, वहां पे उन्होंने दान दिए। तो आप मैंने ये भी पढ़ा कि मंदिर ही नहीं तोड़े, कई मस्जिद को भी तोड़ा है उन्होंने। हाँ, तो ये देखिए, ये जो आप बात कह रहे हैं ना, ये बात प्रमाणों की। एक तो जो अब वो किसी मस्जिद को तोड़ते हुए आए और फिर उसके बाद वो किसी मंदिर को तोड़ते हैं, तो ये पूरे सीक्वेंस को आपको बताना पड़ेगा, उसकी लिनियरिटी को आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। आप सिलेक्टिवली नहीं प्रेजेंट कर सकते बात को कि इतनी सी बात हम बताएंगे, बाकी सब छुपा लेंगे। और कौन सी बात छुपाएंगे? जहां पर वो हिंदुओं के भले की बात करें, जहां पे उनके धन को बचाने की बात करें। दीन इलाही का आप जिक्र नहीं करेंगे, आप अकबर को और अशोक को रिजेक्ट कर देंगे कि भाई वो हिंदुओं के अगेंस्ट है और वो इस प्रकार के शासक नहीं थे। बल्कि ऐसा नहीं, आपको उन प्रमाणों को देखना पड़ेगा और उस सारे एविडेंसेस को देखकर उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। आप इसकी एक सिलेक्टिव प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, रादर सिलेक्टिव मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है, तो जो इनके विचारधारों को सूट करती है, जो मध्यकालीन भारत की गलत प्रेजेंटेशन है। और राजा, देखिए, राजा केवल धन के लिए नहीं लड़ रहे थे, राजा सत्ताओं के लिए लड़ रहे थे, राजा अपने उनका जो राजपाट है उसको बढ़ाने के लिए लड़ रहे थे, मनसबदारी के इश्यूज थे, उसके लिए लड़ाई हो रही थी। और राजाओं की सेना में हिंदू राजाओं की सेना में मुसलमान भी पड़ रहे थे, बड़ी पोस्ट पे हिंदू ही थे, बिल्कुल मनसबदार थे। और बहुत, जैसे आप कहिए कि जब अकबर युद्ध करने के लिए भेजे तो वो मानसिंह जी को भेजे, तो वो एक हिंदू थे। और इसी तरह आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो इनका जो कोर्ट था, उसमें कोर्ट में भी इस तरह के उनके ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंटेड थे जो हिंदू थे। तो हम प्रामाणिक रूप से अगर किसी बात को कहना चाहते हो तो आपको एविडेंस लाना होगा। आप केवल इमोशनली लोगों को क्योंकि हमारी एक विचारधारा में हमारा एक विश्वास है और हम ऐसा मानते हैं कि हमारे ऐसे कहने से हिस्ट्री जो है वो उसकी रिप्रेजेंटेशन सही हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास सत्ता है, हमारे पास पावर है, तो हम जो कहेंगे एनसीईआरटी के कलम से वो वही सही हिस्ट्री होगी। ये अवधारणा गलत है। एक चीज यहाँ पर और ऐड करना चाहूंगा, एक और यूनिवर्सिटी आ गई जो बड़ी मशहूर हो रही है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। तो उसमें क्या है कि आप पहले कोई चीज़ डाल दीजिए, एक चैप्टर डाल दीजिए, उस पर थोड़ा बहुत बहस होती है, फिर उसके बाद लोग उसको सच मानने लगते हैं और फिर उसको लागू करने की कोशिश की जा रही है। तो ये कितना सही है या कितना गलत है? आपको समझना पड़ेगा, जो एक साधारण मेरे और आपकी तरह मनुष्य हैं, वो लोग रोज़ अपना रोज़ी रोटी कमाने जाते हैं, उनके पास पढ़ने के लिए इतने सोर्सेज नहीं है, पढ़ने का समय नहीं है, और वो व्हाट्सएप पे आने वाली जो इन्फॉर्मेशन है उसी को वो ज्ञान समझ लेते हैं, और वो इतनी तरह से रिपीट किया जाता है। देखिए, एक झूठ 100 बार बोला जाए तो वो सच बन जाता है। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की ये सबसे बड़ी खासियत है, इसकी रीच बहुत है। सबके छोटे से वो 200 ग्राम के फ़ोन में सबके पास वो मैसेज जल्दी पहुंच जाता है, उसकी स्पीड बहुत है, लेकिन वेरीफाई करने के लोगों के पास सोर्सेज नहीं है। इसी को कहते हैं
जी, एक साथ करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है, आपको कुछ करने की जरूरत और लगता है कि आप वो भी यही बोल रहे हैं, वो भी यही बोल रहे हैं, तो सच ही होगा। तो उसको वैलिडेट कैसे करें? उसके लिए आपको काउंटर व्हाट्सएप नैरेटिव खड़ा करना पड़ेगा। और बहुत सारे हिस्टोरियंस, आप रुचिका शर्मा जी का देखिए, अशोक पांडे जी के वीडियोस आप देखेंगे तो वो बहुत बेहतरीन यूट्यूब वीडियोस और रील्स बना के इस बात का जो एक काउंटर नैरेटिव है उन लोगों ने खड़ा किया। और ऐसे हिस्टोरियंस हैं रोमिला थापर जी, इरफान हबीब जी, आप देखिए इनके इंटरव्यूज को 1-1 मिनट की रील, 15-15 सेकंड की रील्स बना के चलाया जा रहा है। और ये काउंटर नैरेटिव मीडिया में इसी प्रकार के काउंटर नैरेटिव से आप इसे हैंडल कर सकते हैं। और आपको ये करना ही होगा, ये इसलिए करना होगा क्योंकि अगर सच बच्चों तक नहीं पहुंचा, शिक्षकों तक नहीं पहुंचा, तो उसकी जो खामियाजा है वो लोग भी भुगतेंगे जो इस समय न्यूट्रल रहेंगे और चुप रहेंगे। तो ये हमारी जिम्मेदारी है इसको बताना। काउंटर का यहाँ पर जिक्र किया कि काउंटर करने की जरूरत है। जो लोग काउंटर कर रहे हैं इस चीज को, उनके जो लोग उस पर जो जवाब दे रहे हैं, जो उस पर कमेंट्स कर रहे हैं, वो कमेंट्स देख के क्या घबराहट होती है? या आपने भी कभी कुछ लिखा हो और उस पर जब नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो क्या अंदर से कोई फील होता है, कुछ डर महसूस होता है? देखिए, एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर आपको 200 लोग गाली दे रहे हैं तो किसी को अच्छा तो नहीं लगेगा सुन के, ना ही कई बार मन में वो बात रह भी जाती है। लेकिन जो लोग मिशन बना के इसके खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और अब समय वो वाला गुजर चुका है कि अब हम डरें। अब अगर हम एकत्रित होकर, अब देखिए ये भी आपको मल्टी डायमेंशनल, मल्टी कॉन्सर्टेड काउंटर नैरेटिव क्रिएट करना पड़ेगा। और उसके लिए हिस्टोरियंस को ये बात समझ में आई है कि अगर इस समय ये चूक हो गई और इस तरह से एनसीईआरटी, देखिए एनसीईआरटी अपने नाम का और उसके पास जो वैलिड ऑथेंटिक, उसकी जो एस्टैब्लिश्ड, वो एक इंस्टीट्यूशन है। देखिए इंस्टीट्यूशन के पास कितनी पावर होती है, जब वो कह रहा है तो उस बात को सच माना जाएगा। तो हिस्टोरियंस, जो रिनाउंड हिस्टोरियंस हैं, जो इन हिस्ट्री डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, वो भी एक काउंटर नैरेटिव का उन्होंने उनके सामने मिशन खड़ा किया। तो ठीक है, ट्रोल्स हैं, आपकी बात को हो सकता है उस समय बहुत सारा आपको एक विरोध देखना पड़े, लेकिन यदि तथ्य हैं जो लोग खुद प्रमाणित कर सकते हैं, जाके उन टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं, उन वीडियोस को देख सकते हैं, तो फिर मुझे लगता है दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा। कुछ लोगों का मानना है कि बदलाव जो है वो सृष्टि का नियम है। तो बदलाव क्या तारीख में या हिस्ट्री में होना चाहिए, या हम टेक्निकली स्ट्रांग हो इसमें बदलाव होना चाहिए? हमारे बच्चे एडवांस्ड हों, एजुकेशन अच्छी हासिल करें, टेक्निकली हम स्ट्रांग हो, या बस हिस्ट्री को ही बदल दें, इससे हमारे बच्चे स्ट्रांग हो जाएंगे? देखिए, आपने बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन पूछा और इसका मैं जवाब 2 तरह से देना चाहूँगी। पहली बात तो ये है कि हिस्ट्री को बदला नहीं जा सकता। जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री रहेगी। हिस्ट्री को आप जब क्रिएट करते हो, उसकी कहानी सुनाते हो, उसके बारे में लिखते हो, उस समय हमारे जो ह्यूमन सब्जेक्टिविटीज़ हैं या हिस्टोरियंस के जो सब्जेक्टिविटीज़ हैं, उनकी जो आइडियोलॉजीज़ हैं, उनकी पॉलिटिकल पोजीशंस हैं, उसके ज़रिए से कई बार इंटरप्रिटेशंस जो हैं वो डिफ़र कर सकती हैं। और अगर अलग तरह की इंटरप्रिटेशंस आई हैं तो फिर उसका सुझाव भी हिस्टोरियंस ही निकालेंगे कि कौन सी इंटरप्रिटेशन सही है, किन सोर्सेज को हम वैलिड मानते हैं। दूसरा जवाब जो मैं देना चाहती हूँ वो ये है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल हिस्ट्री को दोबारा बार बार लिखते रहना, उस पर हर तरह डिफरेंट नैरेटिव्स हर सरकार के साथ बदलते रहना, ये शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ाना, देश को आगे ले जाना, आने वाली भावी पीढ़ी को जो इस समय जो नॉलेज एकत्रित कर ली गई है उसको उन तक पहुंचाना है। और उसको पहुंचाने के लिए चाहे वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, साइंटिफिक डेवलपमेंट हो, आपके पास रैशनल रीजनिंग बेस्ड थॉट्स हो, लिटरेचर हो, आर्ट हो, ये हर चीज़ को अगली जनरेशन तो जो ऑलरेडी ह्यूमन बींग्स ने जो एक्यूमुलेट की है वो नॉलेज वो पहुंचानी है। और इसमें आपको बहुत तरह के अप्रोचेस का सहारा लेना पड़ता है। पेडागोजी है, टेक्स्ट बुक्स हैं, ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स है, नए तरह के जो अब जैसे एआई आ रहा है, तो अब देखिए आप एआई, और इसको हम हिस्ट्री की इस चर्चा से भी जोड़ सकते हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करने वाले जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, ऐप्स हैं, स्टूडेंट्स उनके जरिए इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं, रीचेक कर सकते हैं। आप अभी एक प्रश्न डालेंगे कि बताइए औरंगजेब किस किस्म के राजा थे या किस किस्म के बादशाह थे, तो वो 111, 121, 130 आर्टिकल्स को छान कर आपका जेमिनाई या आपका चैट जीपीटी आपको एक जवाब देगा। बिल्कुल। तो आप देखिए ये बहुत चमत्कार है टेक्नोलॉजी को। तो हमें अपने स्टूडेंट्स को इन सारे टूल्स को, आप जानिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने चैट जीपीटी को फ्री कर दिया अपने स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए कि वो फ्रीली एक्सेसिबल है। आप अपने लैपटॉप से उसको डाउनलोड कीजिए और आप यूज कीजिए। चलिए, ये जो तब्दीलियां इतिहास में करने की कोशिश की जा रही है या हो रही है, क्या ये हमारे समाज का या हमारे मुल्क का जो भाईचारा था, गंगा जमनी तहजीब थी, उसको भी मुतासिर कर रहा है? हाँ, देखिए मैं इसमें बहुत मेरा एक ये जो एक इसको देखने का जो नज़रिया वो ये है कि ये पूरा एक प्रोसेस ऑफ कम्युनलाइजेशन है शिक्षा के ज़रिए। अब जिस कंपोजिट कल्चर, जिस गंगा जमनी तहजीब की आप बात कर रहे हैं, वो तहजीब, वो हमारा भाईचारा, वो सामाजिक सौहार्द, उसमें एक बहुत बड़ा इस समय एक अटैक है। और वो अटैक कैसे हो रहा है? वो एक रिलीजन वर्सेस दूसरा रिलीजन। तो हम कर क्या रहे हैं? हम एक रिलीजन को इतना बड़ा कर देना चाह रहे हैं कि उसके अंदर हम दूसरे रिलीजन को कोई स्पेस नहीं देना चाहते। हम एलियनेट और अदरिंग कर रहे हैं उसके लिए कि ये हमारा नहीं है, ये बाहर से आया था।
अब अगर आपने कई बार मार्कंडेय काटजू जी के कुछ वीडियोस देखे होंगे, सुने होंगे, वो कहते हैं कि बाहर से तो सभी आए थे, बाहर से तो आर्यंस भी आए थे, बाहर से द्रविडियंस भी आए थे, बाहर से मंगोलाइट्स भी आए थे, तो बाहर से तो सभी आए, यहाँ का कोई भी नहीं। और यहाँ के ओरिजिनल लोग जो थे उनको धीरे धीरे उस पूरे प्रोसेस में दलित्स और शूद्र अतिशूद्र वो लोग हो गए, या उनके एबोरिजिन्स का हमारे पास हो सकता है बहुत अच्छा अकाउंट भी ना हो। तो ये जो अटैक है ना इस शिक्षा में, इस प्रकार की किताबें लिखने का, ये एक सामाजिक सौहार्द को फंडामेंटली खराब करने का एक ऐसा तरीका है जिससे आप खुद अपने आप को एक एजेंट मानने लगेंगे, आप उसे इंटरनलाइज कर लेंगे, आप उसका सच मान लेंगे कि हाँ हिंदू राजा अच्छे ही थे और मुसलमान राजा खराब थे। और उसके बाद जब आपको कहा जाएगा कि मस्जिद पे खड़े होकर ऐसे करो या मस्जिद के सामने इस प्रकार के नारे लगाओ, तो हमारा यूथ जो है उसे मान लेगा स्वाभाविक रूप से, क्योंकि वो कहेगा किताबों में भी यही लिखा था। तो इसमें तो मैं आपसे बिल्कुल एग्री करती हूँ कि इसका जो एक अटेम्प्टेड जो एक इन्फ्लुएंस जो होगा या इम्पैक्ट जो होगा वो यही होगा कि आपकी जो सालों से जो बचा के, और ख़ास तौर से आज़ादी के बाद, देखिए मैं ये बात कई बार हमने इन बातों की खुद भी हम चर्चा करते हैं विश्वविद्यालयों में, कि उस समय जो पंडित नेहरू पर एक दबाव था वो ये था कि समाज को सेक्युलराइज कैसे करें, और किताबें जो उस समय जो हिस्ट्री की बुक्स लिखी गई, ना केवल हिस्ट्री की, उस समय जो साइंटिफिक रैशनैलिटी लाई गई साइंस के ज़रिए और लिटरेचर के ज़रिए, वो एक उनके पास एक ऐसा दबाव था कि जो समाज, जो भारतीय समाज पार्टीशन के बाद या जो एक लंबे आज़ादी के जंग के बाद जो निकला था, जो टूटा फूटा था, उसको किस तरह सेक्युलराइज करके प्रोग्रेसिव पाथ पे भेजा जाए। और उसमें कुछ हिस्टोरियंस ने, जिनके ऊपर आज आक्षेप जरूर लगता है कि लेफ्ट विंग की लिखी हुई हिस्ट्री है, लेकिन लेफ्ट विंग क्या है, लेफ्ट विंग किन मूल्यों में विश्वास रखता है? लेफ्ट विंग विश्वास रखता है प्रोग्रेसिविज्म में, डेमोक्रेसी में, सेक्युलरिज्म में, इक्वालिटी में, एगैलिटेरियनिज्म में, फ्रीडम में। तो अगर लेफ्ट विंग के ये वैल्यूज थे, और लेफ्ट विंग को एक तो है नहीं, वो तो बहुत सारी आइडियोलॉजीज को समाहित करके चलता है अपने अंदर, तो वो अगर उस तरह से उन किताबों को लिखा गया था, उनका एक प्रोसेस ऑफ सेक्युलराइजेशन था कि ये हमें देश के लोगों में इस तरह की भावनाओं को डालना है जिससे वो सेक्युलर बने और देश सब मिलजुल के एक दूसरे से कंधा मिला के लोग साइंटिफिक और प्रोग्रेसिव पाथ पर जाएं। अब क्या है, अब आप कम्युनलाइज करने के प्रोसेस पे काम कर रहे हैं, आप लोगों को बांट रहे हैं, और इससे जो है, जो समाज के अंदर जो मतभेद आ रहा है, जो हिंदू वर्सेस मुस्लिम जो कम्युनल हो रहा है, जो फीलिंग्स जो लोगों की इसमें इस तरह से अपने आप कहिए कि प्रोनाउंस कर दी गई है कि हम जो हिंदू है हमारा इतिहास बहुत ग्लोरीफाइड है, और जो मुस्लिम थे आक्रांता थे। और देखिए आक्रांता कौन थे? 2 लोग आए थे ना, उसके बाद तो उनके वंशज थे यहाँ पर, वो तो यहीं के थे। अच्छा, नहीं, यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि जो बाहर से आए, बाहर से तो अंग्रेज भी आए थे, मुगल 400 साढ़े 400 साल उन्होंने हुक्मरानी की, आए यहीं रह गए, उनका ख़ानदान नहीं रहा, यहीं पे मर गए, जो भी है दफन हो गए, ख़त्म हो गया। अंग्रेज़ आए, यहाँ पर हुक्मरानी की, लूट कर लेके चले गए। उनके खिलाफ हमारे पास कुछ भी शब्द नहीं है, जबकि मुग़ल के खिलाफ हमारे पास इतने सारे शब्द हैं। इसको कैसे देखें? तो इसका सब सीधी सी बात है, देखिए पहले अगर हम इतिहास पढ़ रहे थे, या पहले जो हम इतिहास को देखते थे, उसके अंदर हम धर्म को समझने की कोशिश करते थे। अब जैसे एक बहुत बेहतरीन तरीके से उसको ऐसे कहा जा सकता है कि जो मुसलमान यहाँ पर आए, बाहर से आए, चाहे वो मिडिल ईस्ट से आए, वो लोग यहाँ के आए, यहीं होके रह गए, यहाँ पे उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशंस दिए, संगीत लिखा, आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं बेहतरीन, भाषाओं में विलय हुआ उनके शब्दों का, और वो खुद भी घुल मिल गए। आप जामा मस्जिद जाएंगे दिल्ली में तो उर्दू बाज़ार है वहाँ पर, और हमारे खान पान एक दूसरे से मिल गए, हमारे कपड़े पहनने के, त्योहारों को मनाने के। हमारे देश के प्रधानमंत्री तो खुद कहते हैं कि जब वो बच्चे थे तो उनके घर सेवई आती थी पड़ोसियों के घर से। तो आप देखिए इस प्रकार की जो तहजीब थी, वो मुसलमान यहाँ के आए और यहीं हो गए। यही उनकी खूबी है कि वो जहाँ गए वहाँ रच बस गए, उन्होंने शहरों को अपनी उस संस्कृति से, हमारी भारतीय संस्कृति जो एक हमारी जो हिंदुस्तानी गंगा जमुना तहजीब की जो संस्कृति बनी, वो बहुत बेहतरीन बनी। लेकिन अब अगर आप जो बात आप कह रहे हैं कि हमारे पर जो इतना लंबा ब्रिटिश रूल जो रहा, उन्होंने हमें गुलाम बनाया, वो हमसे टैक्स लेते थे, हमारे लूट के हमें ले जाते थे, हमारे को उन्होंने, देखिए अगर आप एजुकेशन को भी देखेंगे तो मैक्यूले मिनट इसी चीज़ के लिए फेमस है कि उन्होंने ब्राउन अंग्रेज बनाने की कोशिश की जो उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स बन सके। लेकिन अंग्रेजों का काम, अंग्रेज यहाँ पे रहे नहीं, घुले मिले नहीं, उन्होंने अपनी संस्कृति को यहाँ इस प्रकार नहीं छोड़ा, इस प्रकार के कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं दिए जिससे हम कहें कि हमारी उस कल्चर में, हाँ कह सकते हैं कि कुछ तरह के ज्ञान, कुछ तरीके के साइंटिफिक रैशनैलिटीज़, कुछ तरह की भाषा, खासतौर से अंग्रेजी, वो हम कॉलोनियलाइज्ड संस्कृति को हम कह सकते हैं कि कॉलोनियलाइज्ड है। लेकिन अंग्रेज़ों का जो हमारे पर जो शासन हुआ, ये जो किताबें हैं या ये जो विचारधारा है वो उन्हें प्रश्न नहीं करती।
और अगर आप आरएसएस की हिस्ट्री देखेंगे तो आजकल तो, क्योंकि एनसीईआरटी वो भी कह रही है कि हम मॉड्यूल बनाएंगे आरएसएस की हिस्ट्री के ऊपर, क्या हिस्ट्री बताइएगा आप ये बताइएगा कि उन्होंने हमारे 2 दिन पहले उन्होंने शताब्दी वर्ष मनाया है अपना, और उस बाकायदा कई सरकारों ने तो ऐलान किया कि उसका चैप्टर हम अपने यहाँ शामिल करेंगे। दिल्ली सरकार ने कहा है और एनसीईआरटी खुद मॉड्यूल बना रहा है और पार्टीशन पे भी इस तरीके का एक मॉड्यूल क्रिएट किया जा रहा है। तो वो आरएसएस की कौन सी हिस्ट्री बताना चाहते हैं? वो हिस्ट्री बताना चाहते हैं कि इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और उन्होंने लिखा गोलवालकर ने कि हमारे लिए प्रोविडेंस है अंग्रेजी रूल, और उन्होंने जो आज़ादी की लड़ाई में इनमें से कोई जेल नहीं गया, और जो जेल जाने की जो सावरकर की जो कहानी सुनाई जाती है, सॉरी हेडगेवार की जो कहानी सुनाई जाती है, वो तब है जब वो कांग्रेस के सदस्य थे, वो तब नहीं है जब उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना कर दी थी। तो ये जो, और आप उसके बाद कौन सी हिस्ट्री बताइएगा कि उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का 50 सालों तक किसी तरह सम्मान नहीं किया, वो मनुस्मृति को मानते, वो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते। तो जब आप देखिए इनके पास बताने के लिए ब्रिटिश रूल में है क्या, और उस गुलामी को ये क्वेश्चन नहीं करना चाहते जिन्होंने हमें वाकई गुलाम बनाया, जिस कॉलोनाइज्ड रूल के कारण हमें हमारे जो पूरा जो एक कह सकते हैं कि जो पूरा जो कंटेम्पररी इंडिया में जो हमने जो आक्षेप झेला अपने देश पर, जिसके लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई, तो वो तो आप हमें बताते नहीं। और जहां पर हमारे पास अच्छी एक संस्कृति छोड़ के मुगल्स गए और जो हमारे तरह ही बन गए, और जहां अकबर के दीन इलाही जैसे, और उनका जो अगर आप आईने अकबरी पढ़े हैं, तो बहुत बड़ा अकाउंट है, तो उसमें इस तरह के पूरे विस्तार से आपको मिलेगा कि अकबर ने किस प्रकार से गंगा जमुनी तहजीब या हिंदुओं के लिए भी उन्होंने, उनके पास किस तरह के एक मॉडल्स थे जिन्होंने अपने जो उस समय जो समाज था उसको उन्होंने सौहार्दपूर्ण बनाया। ये आपको आरएसएस की जो विचारधारा है या हिंदूवादी विचारधारा या हिंदुत्व से जो प्रभावित विचारधारा है, वो इस क्रिटिकल एग्जामिनेशन के लिए ना स्टूडेंट्स को तैयार करती है। क्यों नहीं करती? क्योंकि वो खुद उसमें बिलीव नहीं करते, वो डिवाइसिव पॉलिसीज में बिलीव करते हैं। उनका तो ये जो पूरा जो पार्टीशन का जो थोपा जाना चाहिए, वो तो हिंदू महासभा और इनके ऊपर थोपा जाना चाहिए, मुस्लिम लीग के ऊपर। और इसका जो पूरा बेस था, वो बेस किसने तैयार करके दिया? अंग्रेजों ने तैयार करके दिया। और अब आप यहां पर झूठ हमें सुना रहे हैं कि इसका जो पूरा जो चिगड़ा फोड़ा जाना चाहिए वो किसके सर पे? वो कांग्रेस के सर पे फोड़ा जाना चाहिए। बल्कि इस बात के प्रमाण नहीं है, आपको प्रमाण जो मिलेगा वो आरएसएस के जो इन्होंने जो किया और जो 2 नेशन थ्योरी दी और वो लिख के दी है, आप उसको पढ़ सकते हैं उनकी किताबों में। तो ये देखिए ना, इनके कौन सा इतिहास बता रहे हैं। अपने इतिहास को तो छुपाना चाहते हैं, लेकिन सबसे मजेदार बात जो आप एआई के लिए भी पूछ रहे थे, मजेदार बात टेक्नोलॉजी की यही है कि इस समय इतनी तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर आप सही से बैठकर सोचना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे, तो प्रूफ्स अवेलेबल हैं, आप जाएं और पढ़ें। और अगर वो नहीं है तो मुझे लगता है उन हिस्टोरियंस की ये जिम्मेदारी है कि वो इस तरह से इसको पॉपुलर कल्चर और सोशल मीडिया के थ्रू इतना पॉपुलराइज करें कि ये इंफॉर्मेशन छोटे छोटे पैकेट्स बनके, कंज्यूमेबल पैकेट्स बनके नई जनरेशन तक पहुंचे। क्योंकि हमें नई जनरेशन के सीखने के तरीकों के अंदर जो बदलाव आ चुके हैं उसके थ्रू उन्हें शिक्षा पहुंचानी होगी। और ये बात भी हमें ध्यान से समझ लेनी चाहिए कि अभी टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती हो गई है कि गांव गांव तक पहुंच रही है, तो आप उसका फायदा उठाकर वे अपनी रीच को बढ़ा सकते हैं। आपको केवल डिपेंड नहीं रहना इन टेक्स्ट बुक्स के ऊपर, और ऑलरेडी ये टेक्स्ट बुक्स क्वेश्चन में है। तो ये मुझे लगता है एक लंबी निरंतर प्रक्रिया है जिसमें आपको भी बहुत सारे प्रयास करने होंगे ताकि आप ये जो मिथ्स फैलाए जा रहे हैं, मिस रिप्रेजेंटेशंस हो रही हैं, इनको आप मतलब चेंज कर सकते। बिल्कुल। एक सवाल यहाँ पर ये ज़हन में आ रहा है कि जो मौजूदा सरकारें हैं उनको दिक्कत किससे, मुगल से है या मुसलमान से है? अगर मुगल से है तो फिर टीपू सुल्तान से क्यों? टीपू सुल्तान तो यहीं के थे, उनकी मुखालफत क्यों की जा रही है? तो मुझे लगता है आपके प्रश्न में ही जवाब छुपा हुआ है कि जो उन्हें दिक्कत है वो मुगल से नहीं है, उन्हें दिक्कत जो है उस धर्म से है। क्योंकि देखिए अब क्या है ना, हिस्ट्री को समझने के, या हिस्ट्री के अंदर हम धर्म को नहीं पढ़ना चाहते, हम धर्म के नज़र से हिस्ट्री को देखना चाहते हैं। और जब हम धर्म का चश्मा पहन के किसी भी चीज़ को देखेंगे, वो चाहे कुछ भी हो, आप धर्म के नज़रिए से आप मार्केट को भी समझ सकते हैं। आप कह दीजिए कि फिर इस तरह के कपड़े पहनेंगी महिला और इस तरह के कपड़े नहीं पहनेंगे। आप धर्म की नज़र से ट्रेड को देख लीजिए, आप धर्म की नज़र से खाने को देख रहे हैं। तो धर्म की नज़र से जब आप हिस्ट्री को देखेंगे तो हिस्ट्री अपने आप में ऑलरेडी पोलराइज्ड नज़र से आप देख रहे हैं, तो आपके अंदर वो बैलेंस खत्म हो चुका है। तो ये परेशानी जो है, इसीलिए जो है आप देखिए एंग्लो मैसूर जो अकाउंट है वो इन्होंने टेक्स्ट बुक से गायब कर दिया, लेकिन एंग्लो मराठा को आप दिखाना चाहते हैं क्योंकि आप हिंदुओं ग्लोरीफाई करना चाहते हैं और इस बाइनरी में आप हिस्ट्री को प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है आपके बाद जो सवाल आपने करा उसमें बिल्कुल सीधी सी बात है कि समस्या जो है वो मुसलमान से है। और मुझे लगता है ये इसका हमें भ्रम भी नहीं होना चाहिए। आरएसएस के चाहे वो संस्थापक हेडगेवार जी हों, सावरकर जी हों, या उसके बाद आप गोलवालकर जी का काम देख लीजिए, और आज भी देख लीजिए, आप सुदर्शन जी का वक्तव्यों को सुन लीजिए। तो समस्या किससे, वो तो बहुत मेरे ख्याल से साफ है, बहुत पारदर्शी है, वो
उसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है। छुपाने की कोशिश तो ये कर रहे हैं। चलिए, एक सवाल और यहाँ पर ये जहन में आ रहा है मैम कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको आप लोग किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप लोग खुद एक टीचर हैं, उस्ताद हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी लागू हो रही है या करने की कोशिश की जा रही है, किस नज़रिए से देखते हैं आप इसको? देखिए, एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, सभी दर्शकों को कहना चाहती हूँ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, पहली बात तो ये है उसके ऊपर कोई संसद में कोई चर्चा नहीं हुई, वो पास कर दी गई कैबिनेट से। लेकिन इसके बावजूद मैं खुद एजुकेशन की स्टूडेंट हूँ, मैं एजुकेशन पॉलिसी भी पढ़ाती हूँ, तो ये बात हमें समझना है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मजबूरी नहीं है उसको लागू करना। वो एक डॉक्यूमेंट है, वो एक पॉलिसी है। पॉलिसी इन्फोर्सेबल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये हमें फ़र्क समझना पड़ेगा, और ये बहुत बहुत खास और बड़ी नुआंस्ड बात है। वो पॉलिसी ज़रूर है, वो मार्गदर्शक है, और एजुकेशन एक कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा है जिस पे स्टेट्स अपनी पॉलिसीज़ खुद बना सकती हैं। तो एक तो ये बात है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक एनफोर्सेबल डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके ऊपर थोपा नहीं जा सकता, और वो केवल एक मार्गदर्शन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला डॉक्यूमेंट है, और सरकारें करती हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो हमारी एक मजबूरी हो और हमें उसे फॉलो करना है, ये वर्बैटम वो नहीं है। वो एक्चुअली पॉलिसी की कह सकते हैं कि वो उसकी सच्चाई नहीं है। ये इस तरह बताया जाता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉ ऑफ लैंड है, नहीं, ऐसा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप उसे देखेंगे भी तो इसमें जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है उसके अंदर कुछ खास दिक्कतें हैं, जैसे मेंशन ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या है, पहले तो उसी पर कोई आपका की सहमति नहीं है विद्वानों में, विशेषज्ञों में। दूसरी बात, इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या केवल हिंदू इंडियन नॉलेज सिस्टम है? क्या वो केवल वैदिक पीरियड में ब्राह्मणिकल नॉलेज की बात कर रहे हैं? तो दलितों के इतिहास का, दलितों की नॉलेज का क्या होगा, फोक नॉलेज का क्या होगा, इंडिजिनस नॉलेज का क्या होगा, बौद्ध और जैन नॉलेज का क्या होगा? तो ये जो एक तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम पे ना सहमति है, और दूसरी बात, इंडियन नॉलेज सिस्टम वाकई में छुपा हुआ रैप्ड ब्राह्मणिकल नॉलेज सिस्टम है जो मनुस्मृति को लागू करना चाहता है। दूसरी परेशानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की आपको मिलेगी कि वहां पे वो कार्यान्वित नहीं की जा सकती, उसके इंप्लीमेंटेशन को करने के लिए उनके उसमें कोई रोड मैप नहीं है। वो बड़ी बड़ी ग्लोरीफाइड बातें हैं, लेकिन उसको किस तरह पूरा करेगी पॉलिसी, वो उसका कोई रोड मैप जो है ना सरकार ने दिया है, ना ही कोई इनकी एजुकेशन के किसी विशेषज्ञ ने दिया। वो हो नहीं सकता। नंबर है, उन्होंने पार्लियामेंट में पास करा लिया है। बहरहाल चलिए, एक आखिरी सवाल मैम कि जाते जाते हमारे स्टूडेंट से कुछ कहना चाहेंगे, कोई पैगाम देना चाहें अगर? मैं अपने जो भी हम आपके दर्शक हैं और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि समय और सत्ता के बदलने के साथ हो सकता है शिक्षा पे बहुत कई बार बदलाव आए। हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक्स में भी आते हैं, लिटरेचर में आते हैं, साइंस में आते हैं। लेकिन यदि हम स्टूडेंट हैं तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें दी जा रही है क्या वो सही है, और उसको जांचने के बहुत सारे और तरीके हो सकते हैं, और किताबें हो सकती हैं, लाइब्रेरीज और रिसोर्सेज हो सकते हैं, और टीचर से डायलॉग हो सकता है। शिक्षकों को मैं ये कहना चाहूँगी कि टेक्स्ट बुक टूल ज़रूर है, लेकिन वो टूल है, उसको प्रयोग करके आपको शिक्षा से बच्चों को और मजबूती देनी है, फ्यूचर का कुछ विजन देना है। तो आप खुद भी पढ़ें और सोर्सेज से पढ़ें, और जहाँ मतभेद हो वहाँ एनसीईआरटी को लिखिए, आप कहिए ये सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसको सही किया जाए। अगर शिक्षक इस तरह का दबाव इस राष्ट्रीय बॉडीज़ पर बनाएंगे, और शिक्षक के गिल्ड्स हैं, ग्रुप्स हैं, आप सहारा लीजिए, आप कॉन्फ्रेंस करिए, वर्कशॉप्स करिए, और आजकल आप ऑनलाइन भी बहुत सारे प्रोग्राम्स कर सकते हैं। तो शिक्षकों और स्टूडेंट्स दोनों को ये बात समझना है, और ये बात अगर आप वाकई एंशिएंट इंडिया के ज्ञान में विश्वास रखते हैं, वाकई वैदिक ज्ञान में विश्वास रखते हैं, तो आप ये समझिए कि ज्ञान उसी को माना जाता था जिसको सत्यापित किया जा सके और जिसके ऊपर चर्चाएं की जा सकें। तो अगर आप चर्चा नहीं कर सकते और उसको सत्यापन करने के तरीकों को आप लिमिटेड कर देंगे तो वो ज्ञान नहीं है। तो स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए, शिक्षकों को पढ़ना चाहिए, और इस ज्ञान की पॉलिटिक्स को समझना चाहिए। हर चीज़ जो किताब में लिखी हुई है वो ज़रूरी नहीं है वो सही हो, उसको जांचना हमारी भी जिम्मेदारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कंचन जी, आप हमारे प्रोग्राम में आए और तफसीली बात की। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर कंचन, जिन्होंने मौजूदा तालीमी निज़ाम और निसाब पर तफसीली हमसे गुफ्तगू की और कई सारी इन्होंने बातें बताई। इनका साफ कहना है कि तारीख़ तो तारीख़ है, जो है उसको हमारे बच्चों तक वैसी ही जानी चाहिए जैसी वो है। अगर किसी ने अच्छे काम किए हैं तो तारीख़ में उनके बारे में अच्छा लिखना चाहिए, और अगर कोई बुरा है तो जाहिर सी बात है उसके बारे में बुरा लिखा जाए, लेकिन तारीख़ हम अपने हिसाब से नहीं लिख सकते। तो आज की इस खास मुलाकात में बस इतना ही। कल किसी नए मेहमान के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।